नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम। पिछली कक्षाओं में हमने जाना कि किस प्रकार से पाचन प्रक्रिया पूर्ण होती है। पाचन प्रक्रिया के बाद जो भी अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं या शरीर में एकत्रित होते हैं या अनुपयोगी अवयवों को निकालने का जो तंत्र है वह उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। इसको हम मलोत्सर्ग तंत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम देखें तो इसके जो घटक हैं वो त्वचा, फेफड़े, वृक्क, मलाशय, मूत्र नलिकाएँ, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। उत्सर्जन तंत्र शरीर कोशिकाओं के वर्ज्य वेस्ट मटेरियल्स या विषाक्त पदार्थों या अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया प्रणाली है वह उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आती है। उत्सर्जन तंत्र एक मलोत्सर्ग की जैविक प्रणाली है जो जीवों के शरीर से अतिरिक्त अनावश्यक अवशिष्ट खतरनाक विषैले पदार्थों को बाहर शरीर से निकालती है। इससे शरीर को नुकसान होने से बचा सकता है। दूसरे शब्दों में जीवों के शरीर के चयापचयी प्रक्रमों में जो विषैले अवशिष्ट पदार्थ निष्कासन के लिए होते हैं एकत्रित, उनको यह निकालने का काम करता है। साधारणतः उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिक एसिड्स, इन्हें हम यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल इत्यादि के रूप में देखते हैं। वास्तविक अर्थों में शरीर से बने नाइट्रोजन विषाक्त अवशिष्ट पदार्थों के बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है उत्सर्जन तंत्रों के अंतर्गत ही आती है। उत्सर्जी अंग। अब कौन कौन से अंग हैं जो उत्सर्जी क्रिया में आते हैं और उन अंगों की क्या क्या क्रिया है। यह चयापचय के अवशिष्ट उत्पादों और साथ ही साथ अन्य तरल और गैसीय अवशिष्ट के उन्मूलन के लिए जिम्मेदार हैं। चूँकि अधिकांश स्वस्थ रूप से कार्य करने वाले अंग चयापचय संबंधी और अन्य अवशिष्ट उत्पादित करते हैं। संपूर्ण जैविक प्रणाली के कार्य करने की प्रक्रिया इस पर निर्भर करती है जो मलोत्सर्ग प्रणाली का एक हिस्सा कहलाती है। वो अंग कौन से हैं जो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, उसमें हम आगे देखेंगे। उपचय की प्रक्रिया क्या है जो कैटाबॉलिक प्रोसेस कहलाते हैं। अपचय क्रिया फलस्वरूप शरीर में एकत्रित जटिल यौगिक क्रियाओं का विघटन जैसे फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। कुछ अवशिष्ट पदार्थ उसमें शेष रह जाते हैं। उन अवशिष्ट पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ के होने के साथ साथ हानिकारक विषैले पॉइजनस या टॉक्सिकेटेड मटेरियल्स जो बॉडी में होते हैं, उन सारे टॉक्सिकेटेड प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, नहीं तो वो शरीर की क्षतिपूर्ति करते हैं और हमारे इम्यूनिटी को, हमारी जैविक प्रणाली को, हमारे जो जीवाणु हैं उनको भी घातक होता है। कौन कौन से अंग हैं जिसके अंदर देखें हम वृक्क है, फेफड़े हैं, त्वचा है, यकृत है और आंतें हैं। मलोत्सर्ग प्रकार्य के अंतर्गत देखें जीव के चयापचय और तरल विषैले पदार्थों को अपशिष्ट को और साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो एक्सेस मटेरियल्स भी हैं उनको भी बाहर निकालती है। केवल अवशिष्ट पदार्थ ही ना होकर एक्सेस मटेरियल्स भी हैं जैसे जल। प्रत्येक गुर्दे के भीतर अनुमानित 10 लाख सूक्ष्म नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जो खून का छनन या फिल्ट्रेशन करते हैं। इसको हम ब्लड फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी कहते हैं। इन क्षेत्रों के भीतर ही होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन में वाहिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसको हम ग्लोमेर्यूल्स कहते हैं, जो एक कप के आकार की थैली होती है प्रत्येक जो घेरे हुए है, जिसे हम बोमेंस कैप्सूल्स कहते हैं। जो रक्त ग्लोमेर्यूल्स के माध्यम से बहते हैं वे बहुत दबाव में होते हैं। इसी वजह से बोमेंस कैप्सूल्स में ग्लोमेर्यूल्स पानी, ग्लूकोज, यूरिया आदि प्रवेश करते हैं। रक्त में सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ, लाल रक्त कोशिकाएँ और प्रोटीन आदि बहते हैं। जैसे जैसे रक्त वाहिकाओं के माध्यम से रक्त का बहाव जारी होता है वह गुर्दे की छोटी नली के आसपास लिपट जाता है। इस दौरान उसका पुनः अवचूषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज और रसायन जैसे पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम और कैल्शियम रक्त में पुनः अवशोषण होते हैं। इनको हम अवचूषित भी कहते हैं, पुनः सोखे जाते हैं। निस्पंदन के दौरान इनको हटाया जाता है और पूरा पानी
पुनः अवशोषण चरण के दौरान रक्त में वापस लौट जाता है फिल्ट्रेशन के बाद। गुर्दे हमारे शरीर में तरल पदार्थ की मात्रा को कंट्रोल करने में बहुत महती भूमिका के रूप में सामने आते हैं। नेफ्रॉन में केवल अवशिष्ट पदार्थ ही बच जाते हैं, जिनको हम बाद में मूत्र की संज्ञा देते हैं। इसमें यूरिया, पानी और अकार्बनिक लवण भी हैं जो नसों में चले जाते हैं, जो रक्त गुर्दे में वापस निकल जाते हैं गुर्दे के माध्यम से। दूसरा हमारा अंग देखें तो है त्वचा। परिभाषा के आधार पर देखें कि यह भी एक निष्कासन की क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। त्वचा न केवल हमारे शरीर को बाह्य वातावरण में सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि हमारे इसके अलावा भी हमारे शरीर में जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो पसीने के माध्यम से, मैल के माध्यम से, हमारी स्किन से सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से बाहर निकलते हैं। यह एक स्राव की प्रक्रिया है, न कि उत्सर्जन की। ये विशेष रूप से तापमान नियंत्रण के लिए बहुत आवश्यक है। जब बहुत तापमान बढ़ता है तो उस तापमान को मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलने लगता है। इस पसीने के माध्यम से उत्सर्जन की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाती है। मूल रूप से इसमें तैलीय ग्रंथियाँ और श्वेत ग्रंथियाँ जो होती हैं वो इसका काम करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा अंग है फेफड़े। फेफड़े का रोल इस प्रकार श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, पर फेफड़े न केवल ऑक्सीजन को लेते हैं और ब्लड को प्यूरिफाई करने में डिटॉक्सिफाइड करते हैं टॉक्सिकेट ब्लड को, अपितु जो ब्लड में अवशिष्ट गैसेज हैं उनको भी ये डिटॉक्सिफाइड करता है। मतलब वहाँ से टॉक्सिकेटेड ब्लड के अंदर जो टॉक्सिकेट्स मटेरियल्स हैं उसको लंग्स के माध्यम से ही हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फेंक देते हैं। दो प्रकार के गैसीय पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन इनके माध्यम से होता है। तो कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज और कुछ मसाले जिनमें कुछ वाष्पशील घटक पाए जाते हैं का उत्सर्जन भी फेफड़ों के द्वारा ही होता है। जीवों के फेफड़े श्वसन के नियमित हिस्से के रूप में लगातार रक्त के गैसीय अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते रहते हैं। इसके बाद है वृक्क। रीढ़ वाले प्राणियों की मलोत्सर्ग प्रणाली में प्राथमिक अंग के रूप में वृक्क को हम देखते हैं। ये मुख्य रूप से रक्त को साफ करने के लिए जिम्मेदार है, जिसे हम किडनी कहते हैं, जिसमें शामिल है चयापचय से नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ, लवण और अन्य अतिरिक्त खनिज, अतिरिक्त पानी जो एक्सेस मटेरियल्स हैं, नॉट ओनली टॉक्सिकेट मटेरियल्स बट एक्सेस मटेरियल ऑल्सो, जो मनुष्य एवं स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी के रूप में हम वृक्क को देखते हैं, जो रुधिर परिसंचरण में उत्सर्जी पदार्थों को हटाने के साथ साथ ही रुधिर में लाभदायक तत्वों को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी जो आकार है वो सैम के बीज के जैसा आकार होता है। ये मनुष्य के बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग के रूप में जाने जाते हैं। प्रत्येक वृक्क की जो वजन है वो 140 ग्राम के आसपास होता है और ये दो भागों में होता है। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को हम मेडुला के रूप में देखते हैं। वृक्क लगभग वृक्क नलिकाओं से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्काणु और नेफ्रॉन का उत्सर्जन की इकाई के रूप में जाने इट्स यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो नेफ्रॉन जो है वो वृक्क की एक क्रियात्मक इकाई है। इसकी जो कहते हैं ना फिजियोलॉजिकल यूनिट के रूप में इसको हम देखते हैं, जो मूत्र का निर्माण करते हैं। वृक्काणु के कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस या वृक्क नलिकाएँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हम चित्र के माध्यम से यहाँ देख रहे हैं, इसमें धमनियाँ हैं, अपवाही धमनियाँ हैं, अभिवाही धमनियाँ हैं, जो कि मूत्र निर्माण और मूत्र के त्याग में हमारे मुख्य रूप से भूमिका निभाती हैं। प्रत्येक वृक्क में लाखों वृक्काणु होते हैं और ये वृक्क नलिका के समीपस्थ पाए जाते हैं और खुलने बंद होने में यहाँ पर इसकी भूमिका होती है। वृक्क के द्वारा यूरिया का छनन होता है और वह यूरिया बाहर मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क के कार्य ना करने पर अगर हमारा जो किडनी है वो ठीक से काम नहीं करेगा तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, ब्लड दूषित हो जाएगा, तो तमाम अन्य प्रकार की बीमारियां भी हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगी। इसी कारण से आप देखते होंगे कि जिनकी किडनी खराब हो जाती हैं उनको ब्लड बदलने की प्रक्रिया की जाती है, इसको हम डायलिसिस कहते हैं। मनुष्य में प्रायः दो वृक्क पाए जाते हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। हालांकि ये बात अलग है कि एक वृक्क से ही काम चल जाता है, एक किडनी से ही काम चल जाता है। एक किडनी जो है वो अतिरिक्त होती है, वो एज ए स्टेपनी ऐसे एक्स्ट्रा एक अवयव है जो कभी आवश्यकता पड़ती है तो उपयोग होती है। मनुष्य के वृक्क का भार जो है वो 300 से 350 ग्राम के आसपास पाया जाता है।
वृक्क स्तनधारियों एवं अन्य कशेरुकी के जंतुओं में पाए जाते हैं, जिनका मुख्य कार्य होता है कि वो अवशिष्ट पदार्थ को मूत्र रूप में बाहर निकालें। रक्त में जो हाइड्रो आयन सांद्रता होता है pH, उसका भी ये कंट्रोल करते हैं। रुधिर के दबाव को बनाए रखना और विभिन्न प्रकार के पदार्थों का वर्णनात्मक उत्सर्जन करना इनका मुख्य कार्य होता है। इसके बाद देखते हैं लीवर। यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। इसके अतिरिक्त यकृत और प्लीहा कोशिकाएं टूटी फूटी रुधिर कोशिकाओं को विखंडित कर उन्हें रक्त प्रवाह से अलग करती हैं। यकृत कोशिकाएं हीमोग्लोबिन का भी विखंडन करके रक्त प्रवाह से अलग कर देती हैं। इसके बाद आता है इंटेस्टाइन। आंत में प्रायः दो प्रकार की वर्णित है, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। तो आंत की दीवार जो है वो रुधिर कोशिकाओं से झिल्ली के रूप में इस प्रकार से जाल बिछा होता है, जो कि अवशोषण करके और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको वो आगे की तरफ सरकाती जाती हैं। तो मल निष्कासन की प्रक्रिया में आंत का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। और आखिरी में जो होता है मलाशय, जो भी आंतों से मटेरियल्स आगे प्रसारित कर दिया जाता है वो मलाशय में जाके एकत्रित हो जाता है और मलाशय से फिर वो मल द्वार के माध्यम से उत्सर्जित कर दिया जाता है। मूत्र नली का अपना एक रोल है इस प्रक्रिया में। शरीर रचना विज्ञान में मूत्र नली मांसपेशियों से ही बनी मूत्र वाहिनियाँ कहलाती हैं, बनी होती हैं, जो गुर्दों से मूत्र को मूत्राशय में ढकेलती हैं। वयस्कों में मूत्र नलियाँ आमतौर पर 25 से 30 सेंटीमीटर 10 से 12 इंच लंबी होती हैं और मनुष्यों में मूत्र नली का प्रत्येक गुर्दे के मध्यवर्ती क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो वृक्कश्रोणि से निकलती हैं। इसके बाद मूत्राशय एक ऐसा अंग है जो मूत्र को निकालने से पहले गुर्दे द्वारा उत्सर्जित मूत्र को एकत्रित करके एक जगह पर रखता है संग्रहित। जब मात्रा से अधिक हो जाता है तब वह फिर उसको बाहर उत्सर्जित करता है। मूत्राशय एक खोखला पेशयुक्त और प्रसार या लचीला अंग है जो पेड़ों की जमीन पर स्थित है। मूत्र वाहिनियों के माध्यम से मूत्राशय में प्रवेश करती है और मूत्र मार्ग से रास्ते से बाहर निकल जाता है। गर्भ की दृष्टि से मूत्राशय साइनस मूत्र जननांगी से व्युत्पन्न और यह आरंभ में अपरा कोशिका से निरंतर नियंत्रित होता रहता है। प्रोस्टेट आदि जो है वो इससे आगे होते हैं और रेक्टोवेसिकल्स और मलाशय से अलग ये देखते हैं इनको। मूत्र मार्ग की रचना, शरीर रचना में मूत्र मार्ग जो है वो ग्रीक भाषा से लिया जाता है। एक नली है जो मूत्राशय को शरीर से ऊपरी भाग के रूप में जोड़ती है और दोनों ही लिंगों में मूत्र मार्ग का एक उत्सर्जन कार्य होता है, वह मूत्र को बाहर निकालना। मूत्र निर्माण की अपनी एक प्रक्रिया है जो कि 3 प्रकार से होती है: गुच्छीय स्पंदन, पुनः अवशोषण और श्रावण। इस प्रकार से हमारे उत्सर्जन तंत्र में ये मुख्य अवयव किस प्रकार से काम कर रहे हैं हमने ये जाना और आगे हम समझ जाते हैं कि उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।